नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान और आप देख रहे हैं बात उत्तराखंड की। बात उत्तराखंड की में हम आपसे रोजाना जुड़ते हैं एक वैसा टॉपिक लेकर जो कि आपके लिए, खासतौर से जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर सेवाओं की और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन की। तो हम मिलवाते हैं, अपने मेहमानों से परिचय करवाते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड। कैप्टन दीप श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। एविएशन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, सर वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुर उनियाल। डॉक्टर मधुर उनियाल, बहुत स्वागत है आपका। इंचार्ज एंड नोडल ऑफिसर एम्स ऋषिकेश है, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर हैं एडवांस ट्रॉमा एंड लाइफ सपोर्ट। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है ये हेलीकॉप्टर सेवा, कैसे लोगों का जीवन बदल देगी, उनके लिए चीजें आसान कर देगी और खासतौर से वो आसानी इलाज के तौर पर भी मिल जाएगी। कनेक्टिविटी तो एक एस्पेक्ट है और अलावा इसके इलाज से लेकर हर चीजें आप सोच रहे हैं कि इसके दायरे में आ जाए। कैसे ये ब्लेसिंग है सर उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड का भौगोलिक परिवेश है, इसमें हेली सर्विसेज और हेली सेवा जो है ये अपने आप में एक नेसेसिटी है, ना तो ये कंफर्ट है ना ये लग्जरी है। पहली बात समझना जरूरी है कि ये एक नेसेसिटी है। जब आप माउंटेन्स में रहते हैं तो माउंटेन्स में हर तरह की समस्याएं हैं। अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो कम्युनिकेशन चाहिए, आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए आपको एक सुविधा चाहिए जो आपको हेली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फिर जब 2013 की आपदा आई केदारनाथ में, तो इसका सही रूप में जो है हमें समझ आया कि हेली सर्विसेज की का उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। और उस समय फिर हम लोगों ने एक कहा जाए एक्सटेंसिव प्लान बनाया, जिसका बेस तो हमने रखा आपदा, पर बिहाइंड द सीन हमारा ये भी सोच थी कि अगर हम आपदा के, क्योंकि हेली सेक्टर के लिए पैसा देने के लिए उस समय कोई तैयार नहीं था। अगर हेलीपैड्स बनाने हैं, अगर पूरा हेली कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, तो कोई भी वेदर प्लान स्कीम्स में और नॉन प्लान स्कीम्स में पैसे नहीं मिलते थे और किसी की ये प्रायोरिटी सेक्टर नहीं। तो हमने एडीबी से जब लोन लिया आपदा प्रबंधन का, तो उसमें हमने ये कंडीशन रखा एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, कि आप हमें कम से कम 40 से 45 हेलीपैड बनाने के लिए और अपनी हेली सर्विसेज को दुरुस्त करने के लिए एक मेजर कंपोनेंट दीजिए, तभी हम इस लोन को एक्सेप्ट करेंगे। और वो कंडीशनलिटी लगाकर हमने जब लोन लिया तो हमारी एक अच्छी बिगिनिंग हुई और हमने आज 2013 से लेकर 2020 के बीच में पिछले 7 वर्षों में एक बहुत बढ़िया नेटवर्क उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को लेकर खड़ा है। हालांकि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। ग्रोइंग सेक्टर है, डायनेमिक सेक्टर है, आने वाले दिनों में इसमें और सुधार की आवश्यकता होगी। और अब हर व्यक्ति इसकी अहमियत को समझ रहा है। टूरिज्म के प्रमोशन, पर्यटन के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक नॉर्मल टाइम में हमारे जनमानस को सेवा प्रदान करने के लिए कि वो दूर दराज के इलाकों में अपने आप को कटा अनुभव ना करें, उन तीनों प्रवेश से ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सेवा है। मैं आऊंगी सर आपके पास और भी बात करेंगे, लेकिन मधुर उनियाल जी, डॉक्टर साहब आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम में तो हम बात कर ही रहे हैं, कोरोना है और उसका संक्रमण है, लेकिन उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड जो स्टेट है उसके अपने भौगोलिक जो चैलेंजेस हैं, और खासतौर से अगर मेडिकल एड किसी को चाहिए, तत्काल में चाहिए, आप देखिए 5 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, आप प्लेन्स में जाएंगे तो वो 7 मिनट में तय भी हो सकता है, लेकिन पहाड़ में तो फिर बड़ा मुश्किल है। वैसे में ये जो सर्विस शुरू हुई है, जो मरीज हैं या जो एक्सीडेंट हुआ किसी का, या कोई एकदम से आपदा आई, बादल फट गया, लैंडस्लाइड हो गया, ऐसे लोगों को अगर लाने के लिए है, तो आप इसको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मान रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के लिए? मैडम, ये ब्लेसिंग नहीं है, ये बेसिकली उत्तराखंड के लोगों का राइट है। हम लोग स्वभाव से ही सारे संतोषी लोग हैं उत्तराखंड के लोग, और हमने अपनी क्षेत्र की दुर्गमताओं से भी संतोष कर लिया है। इसी कारण जब कोई गिरता है, चोट खाता है, फॉर एग्जांपल कोई चमोली में एक पेशेंट गिरता है ऊपर से लेके नीचे, तो वो बड़ी मुश्किल से उसके परिवार वाले सोच के लाते हैं कि भाई अब तो बचेगा नहीं बचेगा, बस देहरादून पहुंचा दें। जब वो देहरादून पहुंचता है तो या तो वो उसके बिल्कुल प्राण जाने वाले होते हैं, या फिर वो किसी नर्सिंग होम पहुंचता है जो कहते हैं भैया से दिल्ली ले जाओ, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक सर्टेनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हम लोग को रियलाइज करना चाहिए कि भाई ये हमारा राइट है
ब्लेसिंग तो है ही है, लेकिन ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल। और ये सिर्फ ट्रॉमा के क्षेत्र में ही नहीं, ट्रॉमा में तो जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग फिजिकली और वैसे लोग उत्तराखंडी जितने भी लोग होते हैं, दे आर बेटर देन द प्लेन पीपल। उनको शुगर की बीमारियां कम होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कम होती हैं, क्योंकि एक्टिविटी लेवल वैसा होता है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, और जो फीमेल्स हैं, जो उनके जो चाइल्ड बेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, पोस्टमार्टम स्टोरेजेस होते हैं, ये बड़े टाइम सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे केसेस में ये एक वरदान बन के आया है, इसमें तो कोई दुराई की बात ही नहीं है। और पीछे हम लोग कभी हेल्थ सर्विसेज की वजह से उतने नहीं थे जितने की दुर्गमताओं की वजह से पीछे थे। तो ये ब्लेसिंग है, डेफिनेटली ये आया है, तो इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, जिससे कि हम ये दूरी पाट सके आराम से, जो हेल्थ सर्विसेज की गैप की वजह से और जो दुर्गमताओं की वजह से। राकेश कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चैलेंजेस पूछ रही थी दरअसल मैं आपसे। आप जैसे ऑफिसर जब इन जैसी बड़ी योजनाओं की नींव रखते हैं और इन प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम करते हैं, तो कुछ चीजें तो वैसे ही आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो डेडिकेशन जब होता है तब रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकलते हैं। लेकिन अभी ग्राफ कैसा है वहां पर, क्योंकि संभावनाएं तो देखिए अपार रहती हैं। ये जो ग्रोथ का ग्राफ है, समझते हुए भौगोलिक परिस्थितियों को, ग्राफ अभी ठीक चल रहा है, और तेज हो जाए तो अच्छा होगा, इसमें क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप हेली सर्विसेज का जो है ग्रोथ सिस्टम देखें उत्तराखंड में, जब 2007 में हमने पहली सेवा आरंभ की थी, तो उस वर्ष में हमने मात्र 40 लाख का बिजनेस किया था। और 2013 में जब भैया आपदा आई हमारी केदारनाथ वाली, तो उससे पहले हम 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहे थे। So if you look at the numbers, that are very astonishing numbers, many will not even believe it. किसी से अगर बात करें, जैसे अभी कैप्टन दीप बता रहे थे कि हमारे पास 18 ऑपरेटर्स हैं, एंड ये सारी ग्रोथ जो हुई है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हुई है, ना कि सरकार के थ्रू हुई है। सरकार ने एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया है, सरकार ने हेलीपैड्स बनाए हैं, सरकार ने हेलीपैड्स को डेवलप करके उनमें सुविधाएं प्रदान की हैं, और ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनके थ्रू हमने एक ग्रोथ को डेवलप एक मूर्त रूप दिया है। पर मेरा इसमें, चूंकि कैप्टन दीप भी यहाँ हैं और वो इस समय एडवाइजर भी हैं उत्तराखंड सरकार के, मेरे इसमें 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा, और बड़े स्पष्ट रूप में रखना चाहूंगा, बिना किसी शिके गिलवे के रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर स्पष्टता से बात रखी जाएगी तो उसका कोई नतीजा निकलेगा, अन्यथा नतीजा नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास जो ये 45 हेलीपैड हैं, जिसकी नींव हमने आपदा 2013 की आपदा के बाद रखी थी, आज इन 60 हेलीपैड बनने थे, 15 पहले तो उसमें से काट दिए गए। एनीवे, नाउ दैट्स अ गॉन स्टोरी, लेट्स फॉरगेट इट। जो पैसा था वो हम नहीं यूटिलाइज कर पाए, और वो किसी और सेक्टर में हमको डाइवर्ट करना पड़ा, बिकॉज द पीपल एट दैट टाइम कुड नॉट रियली टुक दैट मच ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन टेकन। एनीवे, 45 हेलीपैड भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरा अनुरोध यह है, कैप्टन दीप के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन 45 हेलीपैड्स को पूर्ण रूप से ऑपरेशनल करने के लिए हमको स्टेप्स उठाने चाहिए। तृप्ति भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, वेलकम। तृप्ति फिलहाल एसपी चमोली है, और क्योंकि चमोली भी वो एरिया है तृप्ति की, वहां पर जो नेचुरल कैलामिटीज हैं जिस तरीके से आती हैं, टफ कंडीशंस कई बार हो जाती हैं, तो एसडीआरएफ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे में अभी की सिचुएशन, और खास तौर से इस कनेक्टिविटी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर सेवाओं की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट था ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, और एक राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया गया है? धन्यवाद। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मैं इससे पूर्व में एसपी चमोली थी, वर्तमान में मैं कमांडेंट एसडीआरएफ हूँ, जो राज्य आपदा प्रतिवादन दल है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और जो कंप्लीट स्टेट में जो डिजास्टर रिस्पांस का काम हम लोग करते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग, मिटिगेशन मेजर्स में भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और एसडीआरएफ के तौर पे हम लोग इवैक्यूएशन में जब वेंचर करते हैं, तो हेली इवैक्यूएशन एक काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है लाइफ सेविंग में, क्योंकि अधिकतर जो डिजास्टर प्रोन एरियाज है वो रूरल या रिमोट लोकेशन में, ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट टेरेन में एस्टेब्लिश लोकेशन है, वहाँ पे कई बार जो आपदा की विभीषिका है वो काफी अधिक होती है। तो ऐसे में हेली इवैक्यूएशन से न केवल हम बहुत बहुमूल्य जानों को बचा सकते हैं, बल्कि एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है पर्वतीय राज्य हमारा है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं,
उनमें कहीं ना कहीं ये भावना भी जागृत होती है कि हर जिंदगी अनमोल है और उसके लिए जितने बड़ा प्रयास किया जाना संभव है उसके लिए हम लोग लगातार तत्पर हैं। तो आपदा प्रबंधन में विशेष रूप से 4 धाम क्षेत्र है, जैसे केदारनाथ यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर फ्रीक्वेंटली ऑपरेट करते हैं, बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं। तो इससे हम लोगों के पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पर्यटक को भी एक आंतरिक संतोष है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सेफ्टी है। जब किसी भी तरह की अनटूवर्ड घटना हो, ऑक्सीजन डेफिसिट का दिक्कत आता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, पेपर हाई ऑल्ट पे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आती है, कार्डियक इश्यूज आते हैं, तो ऐसे में एक सेंस ऑफ सेफ्टी टूरिज्म का सेक्टर भी इससे काफी बूस्ट होगा, विशेष रूप से 4 धाम यात्रा क्षेत्रों में, जिससे कि न केवल हम हमारे अपने राज्य के नागरिकों बल्कि संपूर्ण देश के जो टूरिस्ट आते हैं उनमें काफी अच्छा संदेश है। और डॉक्टर मधुर उनियाल और जिसे भी, क्योंकि एक कनेक्ट करने की बात कही गई कि एसडीआरएफ क्योंकि बहुत काम करता है, लेकिन एसडीआरएफ को एनडीआरएफ को याद हम तभी करते हैं जब या तो बाढ़ आ जाए या कोई और आपदा आ जाए, तब इनको एकदम प्रायोरिटी में याद किया जाता है, अदरवाइज फिर स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाता है। लेकिन ये अलग बात है कि ये लोग हमेशा काम करते रहते हैं, लोगों की नजर में शायद नहीं आते हैं उस टाइम पे, लेकिन वो बैक स्टेज होकर उस टाइम पे जो काम होता है वही काम आता है जब आपदा हो रही होती है। तो आप लोगों का कनेक्ट, जैसे एक सजेशन आया डॉक्टर मधुर उनियाल कि एसडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी जाए, तो ये कोई कोर्सेज अभी है, कोर्सेज आएंगे की कोई बातचीत उस तरीके से है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट होगा एक तरीके से। मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग का और हमारे जो निदेशक हैं प्रोफेसर रविकांत का फोकस कभी भी जस्ट हॉस्पिटल नहीं रहा है। हम सौभाग्य मिला है एसडीआरएफ में 2-3 बार जाने का और वहाँ लेक्चर लेने का। मैं बताता हूँ, एसडीआरएफ बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है, बहुत ही डेडिकेटेड फोर्स है, और वहाँ जाके देखा जो जज्बा है, जो एंथुसियाज्म है, इट इज अनपैरेलल। ऐसे ही हमारे निदेशक का हमेशा रहा कि भाई वी हैव टू सपोर्ट द प्लेस वेयर आवर इंस्टीट्यूट इज। हम लोग उत्तराखंड में हैं, हमें उत्तराखंडियों को सपोर्ट करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। तो सिर्फ इन हॉस्पिटल के लिए नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि प्री हॉस्पिटल केयर के लिए भी हैं। अभी स्टेट में कोई प्री हॉस्पिटल कैडर नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप बाहर जाते हैं यूएस में तो पैरामेडिक टाइप का कैडर होता है जिसका काम सिर्फ करने के लिए होता है। हमारे 108 एम्बुलेंस है जो कि इसका किसी तरीके से एक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, माइनर फॉर्म में है, बट एसडीआरएफ कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। और अभी जैसे बात हो रही है, तो जैसे पीस टाइम में अगर एसडीआरएफ की पोस्टिंग हमारे यहाँ लगा दी जाए तो आई थिंक कि एक मेडिकल और उसका बहुत अच्छा समन्वय हम लोग स्थापित कर सकते हैं। उनको कोई सेपरेट कोर्सेज करने की जरूरत नहीं, वो अपना रूटीन यहाँ पे पोस्टिंग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रूटीन पोस्टिंग में आ सकते हैं, जिसके लिए हमारे निदेशक ने पहले से ही ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है और हमारे तरफ से ओपन है। चाहे पुलिस कहे, चाहे एसडीआरएफ कहे, चाहे कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एनजीओज हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट या प्री हॉस्पिटल केयर पे काम करना चाहते हैं। कोर्सेज मैडम पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि भाई आपके लिए टेलर्ड कोर्सेज आपकी नीड्स के अनुसार कि ये नीड्स हैं, दोस कोर्सेज कैन बी मेड। हमारे यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, अन्य कई काबिल ट्रेनर्स हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स हैं फॉर मेडिकल सर्विसेज इन प्री हॉस्पिटल केयर। तो हमारी तरफ से मैडम पूरा निमंत्रण है, मेरे एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत की तरफ से पूरा खुला निमंत्रण है, और कोई भी आए और इस फॉर बेटर गुड ऑफ पीपल, फॉर बेटर पेशेंट केयर करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैं कैप्टन दीप श्रीवास्तव जी आपसे ये जान लेती हूँ, क्योंकि अभी देखिए अभी कोरोना है, आपने तो कहा कि डॉक्टर मधुर उनियाल बताएंगे कि कब तक है, थोड़ा सा मुश्किल है शायद प्रेडिक्ट करना कि ये कब तक है। अभी तो केसेस काफी आ रहे हैं इंडिया में, और कुछ लोग ये भी कहते हैं जानकार कि अभी भी पीक आना शायद बाकी है। हम बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए एसेट भी है और कई बार हमारे लिए चैलेंज भी हो जाता है। एनीवेज, ये हेलीकॉप्टर सेवा में उसका हैम्पर कर रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हवाई जहाज में तो ज्यादा बैठ सकते हैं, हेलीकॉप्टर में तो रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है, और उसमें भी अगर कोविड संक्रमण के समय पर, लेकिन क्योंकि नीड ऑफ आर भी कहा जा रहा है, ये किस तरह का चैलेंज है, उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं अभी? चैलेंज तो जैसे जो एमएचए की गाइडलाइंस है मैम, कोई भी है, कोई भी ऑपरेटर है, बिना एमएचए की गाइडलाइंस के बिना नहीं चलता है। सेफ्टी हो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, तो हम लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर्स भी है, तो उस पर एमएचए की गाइडलाइंस और डीजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और वो करनी पड़ती है, करनी है। तो उसमें कमर्शियली अगर आप बात कर रही हैं तो नुकसान तो है ही। जहाँ हम 7 पैसेंजर 6 पैसेंजर अगर ले जाएं तो हम उसमें 2 या 3 ही ले जाते हैं। फिर और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, फिर और भी, और लोगों को भी थोड़ा सा अब तो पूरी दुनिया में सबको पता है, तो वो अपने हिसाब से
डिस्टेंसिंग और ये सब तो करते ही। तो अभी जो यात्रा है उसमें जितना नुकसान तो है ही है, तो हम लोग तो अभी बैठे ही हैं। अभी तक तो कोई ऐसा कुछ सिग्नल नहीं है कि करना है। जिसको जाना है वो चार्टर से जाए, लेकिन चार्टर जैसे आपने शुरू में कहा बहुत कॉस्टली पड़ता है, हर लोगों की हर परिवार के बस की बात नहीं है। तो वो उसकी तो मार है थोड़ा। ये मैं नहीं कहूँगा कि जैसे राकेश सर ने भी बताया, एविएशन इंडस्ट्रीज और टूरिज्म दोनों बहुत बड़ी मार खाई है। एविएशन तो बहुत ज़्यादा मार खाई है, काफ़ी इंडस्ट्री को लॉस हुआ है। तो अब तो बस वेट एंड वॉच वाली बात है, जैसे कुछ होगा तो। लेकिन हम लोग वापस दोबारा फिर आएंगे, दोबारा उसी स्टेज पे आ जाएंगे दोबारा। तो वो उसके लिए गारंटी दे सकता हूँ कि ये टाइम की बात है, थोड़ी टाइम की बात है, लेकिन वो वापस हो जाएगा। उसके बिना काम चलेगा नहीं, एविएशन के बिना काम चलेगा नहीं। अब उस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि हम एविएशन को भूल के बसों में और टैक्सी में वो ट्रैवल वो स्टेज अब पूरी दुनिया के लिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच, यही मैं आपको बोलूँगा। तृप्ति भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, जो एक कोर्स उस तरह की बात हो रही थी, क्योंकि देखिए एसडीआरएफ तो हमेशा जब भी कोई आपदा आती है तो उसी तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन क्योंकि कई बार मेडिकली अगर आप हेल्प आउट कर पाए किसी को कि किसको किस तरह की जरूरत है, एक बेसिक जो फर्स्ट एड देने की बात होती है, अगर वो भी हेल्प आप कर पाए तो बहुत आसान हो जाता है उस डॉक्टर के लिए जिसके पास पेशेंट को जाने वाला है। अगर उसका बेसिक ट्रीटमेंट हो गया है तो वो पेशेंट के लिए भी आसान हो जाता है, उसके जो लाइफ सेविंग के चांसेस हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ एसडीआरएफ में अभी किया जाता है कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज या अभी पाइपलाइन में चीजें, क्या स्टेटस अभी? मैं जानकारी देना चाहूंगी कि एसडीआरएफ में हमारी पूरी पैरामेडिकल यूनिट है, हमारी हर टीम में एक पैरामेडिक नियुक्त रहता है। इसके अलावा जितने भी हमारे एसडीआरएफ के जवान है वो सभी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एमएफआर का एक कंपलसरी कोर्स है 3 माह का। उसके पश्चात ये लोग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इनकी ट्रेनिंग पूरी मानी जाती है। और एमएफआर जो ट्रेनिंग है मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, इसके अलावा इनको एडवांस कोर्सेज हमें ट्रॉमा में, एक्सीडेंट मैनेजमेंट में, इसमें हम लोग एम्स, डॉक्टर उनियाल यहाँ पे बैठे हुए, एम्स से भी हमने इसमें ट्रॉमा की एडवांस ट्रेनिंग दिलवाई है। इसके अलावा जो हमारे पैरामेडिक्स है वो हर टीम में एक स्पेशलाइज्ड पैरामेडिक की नियुक्ति भी एसडीआर के द्वारा की जाती है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर मधुर उनियाल, और जिस तरीके से आपने सजेशंस का वेलकम किया और जिस तरीके से आप सपोर्ट करें चीज़ों को, ये वाकई कमेंडेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन दीप श्रीवास्तव, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि सलाह तो बहुत दी जाती है लेकिन सलाह को कोई मान ले ये बड़ा काम होता है। लेकिन आपने सब सजेशन जो राकेश शर्मा जी की तरफ से दिए गए उनको जिस तरीके से वेलकम किया और एडमिट किया कि हाँ हम करने जा रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट आगे, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका सर, आप इतने वक्त तक हमारे साथ रहे और इतनी अच्छी चर्चा हम आपके साथ कर पाए। बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप भी लगातार हमारे साथ इस 1 घंटे से भी ज्यादा समय चली चर्चा में शामिल रहे और बहुत ही अमूल्य सुझाव जिनको कहा जाता है, जो कि नीड ऑफ आवर है, जो कि प्रैक्टिकली संभव है, वो आपने दिए। और आई एम श्योर कि उनको उसी तरीके से जैसे कि बातचीत में निकल कर दिया है उन सुझावों को माना जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एक वरदान से कम होगा। बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत थैंक यू सो मच। तो बात उत्तराखंड की मैं आज के लिए इतना ही, और आपको समझ में आया होगा हमारे इस 1 घंटे की चर्चा में कि हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड के लोगों के लिए है। कोशिश करिए सरकार के और ज्यादा हेलीपैड्स बनाए जाएं। 40 से ज्यादा हेलीपैड अभी हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, वो बेहतर रहें, उन पर जो कामकाज है वो और अच्छे से चलता रहे। एम्बुलेंस में अगर कन्वर्ट करना है हेलीकॉप्टर्स को तो वो कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल पाए। अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल एड चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी मिल पाए, और वो वाइस वर्सा काम हो रहा है, या तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए या डॉक्टर्स को मरीज तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे अच्छा कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस रास्ते पर चला जा रहा है, हालांकि रास्ता हवाओं में है लेकिन ये रास्ता काफी अच्छा है और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसी कामना के साथ उत्तराखंड की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे अनुमति दें, नमस्कार।